बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सनामजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वालों में शामिल करे। आसानी से याद आया कि कुछ आसानी की बात करते हैं और वो बात मैं आज आपसे ये करने जा रही हूँ कि मैं हूँ, आप हो, हम सब बड़े मसरूफ़ हैं अपनी ज़िंदगियों में। वक्त ही नहीं मिलता हमें कि हम जो है वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें। अब बिल पे करने के लिए हम लाइन में लग सकें एंड पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए हम बैठे रहें और इंतज़ार करते रहें कि जी जब ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो फिर देखेंगे। इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं बिल पे करने के लिए। तो अब आपके लिए, आपकी आसानी के लिए यू पैसा एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई है ताकि आप सुकून से ऑफिस में हैं, घर पे हैं, जहाँ पर भी हैं, आप यू पैसा एप्लीकेशन के ज़रिए आप अपने बिल, जितने भी आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं, वो आप पे कर सकते हैं। आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ मोबाइल में अक्सर ऐसा होता है ना, लोड ख़त्म हो जाता है, तो आप मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं इस यू पैसा एप्लीकेशन के ज़रिए। करना क्या है, आपने अपने फ़ोन में इस यू पैसा की एप्लीकेशन जो है इसे आपने डाउनलोड करना है। ना सिर्फ बिल पे करना, अमाउंट ट्रांसफ़र करना, मोबाइल रिचार्ज करना, बल्कि इसके अलावा भी इस एप्लीकेशन पर और बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो यू पैसा करो और आगे बढ़ो। आइए देखते हैं यू पैसा का ये कमर्शियल। वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो हमने बात की थी कि जी आसानी दीजिए, आसानियाँ बांटिए। और जब हम ख़ुद अपने आप को रिलैक्स रखते हैं तो हम अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं उनको आराम से कर पाते हैं। अच्छा, होता क्या है, मेरा मसल पुल हो गया या सर्दियों में जो है वो पुरानी चोटें जो हैं वो दोबारा से दुखने लग जाती हैं, या अल्लाह ना करे कभी कोई आपका एक्सीडेंट हुआ हो, कोई फ्रैक्चर हुआ हो तो आपको दोबारा से तकलीफ़ हो जाती है। तो आप बड़ी तकलीफ़ में आते हैं और आप कहते हैं कि बस कोई हो जो मेरी इस तकलीफ़ में मुझे आसानी दे दे। और आप ये भी कहते हैं कि जी मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो मैं कितना अर्से करूँ। तो यस, फ़िज़ियोथेरेपी आपको बहुत हेल्प करती है अपनी रूटीन को आगे बढ़ाने के लिए। एंड इस बेहतरीन फ़िज़ियोथेरेपिस्ट जो हैं वो इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्हीं में से एक ऐसी पर्सनालिटी जो माशाल्लाह से मास्टर्स हैं न्यूरोमस्कुलर में, फ़िज़ियोथेरेपी में, डॉक्टर ऑफ फ़िज़ियोथेरेपी हैं। 30 साल का माशाल्लाह से इनका एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ फ़िज़िकली एंड मेंटली जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए भी ये 30 साल से माशाल्लाह से काम कर रही हैं एंड एजुकेशनल वेबिनार्स भी दे रही हैं फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वैसे जब हम हेल्दी होते हैं तो हमें एहसास नहीं होता, एक फ्रीज शोल्डर जो है वो हमें लग पता जाता है कि जी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। सो फ़िज़ियोथेरेपी किसी भी इंसान की रूटीन लाइफ को मैनेज करने में कितना हेल्प करता है? आपका तो एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इस हवाले से। एक्चुअली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्चुअली होता ये है कि फ़िज़ियोथेरेपी के दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप की मैनेजमेंट होती है। एक तो अगर आप किसी बीमारी के साथ हैं, पैथोलॉजी के, जैसे आपने कहा अगर पेन है हमें, तो पेन है तो उसमें हमारी पेन मैनेजमेंट होती है, उसको हम सबसाइड करते हैं। डिफरेंट हमारी इलेक्ट्रोथेरेपी, थर्मोथेरेपीज़ हैं। उसके अलावा जो सेकेंड मैनेजमेंट है उसमें हमारा होता है मसल्स को स्ट्रेंथन करना बाय गिविंग सम टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज़। कुछ एक्सरसाइजेज़ हम देते हैं, कुछ उसको पॉस्चर करेक्शन करते हैं। फिर डिफरेंट टाइप के जो फर्नीचर हैं उसका हम बताते हैं कि किस तरह का आपने बेड लेना है, किस तरह चेयर लेनी है। तो मेजॉरिटी जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल जो हमारे मसल्स और बोन के हैं वो हमारा बुरा फर्नीचर और गलत उसका इस्तेमाल और फिर हमारे बॉडी का गलत बैठना उठना चलना। जी आप बिल्कुल ठीक बैठी हैं, लेकिन इस वक्त आपकी बैक को सपोर्ट नहीं है। आपकी जी आपकी बैक की जो स्पाइन है वो वेल सपोर्टेड होनी चाहिए। और अच्छा, इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि एवरी टाइम कि आप बैक को सपोर्ट करें? क्योंकि मुझे लगता है जब मैं बैक सपोर्ट लेती हूँ तो मैं थोड़ा सा मैं लूज़ कर जाती हूँ अपनी बॉडी पोस्चर को। मैं सबके लिए पूछ रही हूँ कि सपोर्ट होती है तो फिर हम स्ट्रेट नहीं बैठते, हम
हम बॉडी लूज़ कर जाते हैं, और जब आप बॉडी लूज़ करते हैं आपकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है। एग्जैक्टली एक्चुअली होता ये कि सपोर्ट का भी एक खास प्रोसीजर है प्रॉपर। ठीक अब है। अक्सर ये होता है कि हम बैठे तो यूं करके अगर सपोर्ट लें तो वो जो गलत है। जी वो गलत है। Right. आपने हमारी स्पाइन के अंदर जैसे कर्व्स हैं, हमें अभी आपने सपोर्ट लिया लेकिन आप फिर भी स्ट्रेट बैठी हैं। जी ये पीछे मैंने डबल कुशन लगाए हैं, क्योंकि ये कभी भी आप जो चेयर यूज़ करें वो चौड़ी नहीं हो, पीछे अगर चौड़ी होगी ऑटोमेटिकली आप पीछे चले जाएंगे। Okay. आपने अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और आपकी बैक में जो कर्व है उसके पीछे जैसे मैंने 2 कुशंस रखे हैं, इस तरह आपने कुशंस रखने हैं ना, ताकि आपकी बैक जो है फुली सपोर्टेड रहे। राइट तो इससे आपको कमर का दर्द जो है वो आपका मैनेज होता है। एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी कही कि हमारे जो बहुत यंग एज में भी मसल क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, मसल स्ट्रेंथन नहीं होते। एक तो उसमें फूड का फैक्टर है कि आप क्या ग़िज़ा ले रहे हैं, दूसरी चीज़ ये जिस तरह उन्होंने कहा कि ये गलतियां हैं जो हमारे लाइफस्टाइल में गलतियां हैं जो हम कर रहे होते हैं। तो आप हेल्दी हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आपका मसल वीक है, सो उसको मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए और क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? देखिए एक्चुअली हमारी बॉडी जो है वो पूरी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर किसी एक चीज़ को आप अगर मैनेज करें तो दूसरी चीज़ को बैलेंस रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का एक इंटरनल मैकेनिज्म बनाया जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, इंटरनल बैलेंस ऑफ बॉडी। तो उसमें हमारा डिफरेंट मेटाबॉलिक सिस्टम है जो हमारा कंट्रोल कर रहा होता है बॉडी को। अब मसल्स जो हैं वो एक्चुअली मसल्स की ग़िज़ा क्या है? एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज से क्या होता है? हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ यानी खुराक है ना उसकी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आता है, ज़्यादा हीमोग्लोबिन आती है, फिर उस तरह से उनकी एक्टिविटी। और सेकंड जो मस्कुलर वीकनेस का जो मेन कॉज आजकल के ज़माने में है, और स्पेशली सर्दियों के हिसाब से जो हम बात कर रहे थे, उसमें यह है कि जो सर्दियों में क्या वजह है कि हमारे मसल पेन भी होते हैं, फिर हमारे जो है बोन्स में भी पेन होता है। उसकी रीज़न एक तो ये है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3। अच्छा मैं ये बताना चाहूँगी इस प्रोग्राम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा, एक तो ये मिथ है और मतलब मेजॉरिटी जिससे पूछें आप यही कहते हैं कि हमें विटामिन D3 डेफिशिएंसी है, और वो लेकिन उनको ये नहीं पता, वो कहते हैं हमने एम्प्यूल ले लिया, हमने मेडिसिन ले ली और जी D3 डेफिशिएंसी कम हो गई। लेकिन एक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि धूप कैसे लेनी है और किस तरह से D3 हमारी बॉडी में बनता है धूप से। ठीक है। तो जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लोगों का, वो मैं इसलिए बताना चाह रही थी कि होता ये है कि जब भी हम D3 लेते हैं, मेनली D3 इस तरह होता है कि हम सनलाइट जो है जी सूरज से मिलता है, सूरज से मिलता है। उसमें ये होता है कि जैसे ही हमारे सूरज में अल्ट्रावायलेट बी रेज होती हैं, वो जब हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो स्किन के नीचे हमारे फैट की एक लेयर, कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर होती है, चर्बी की, वो उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं। जब वो उससे इंटरेक्ट करती हैं तो हमारे लीवर में केमिकल एक्शन शुरू होता है। जब लीवर में केमिकल एक्शन शुरू होता है तो फिर उसमें हमारी एक्टिव फॉर्म ऑफ D3 पैदा होता है उससे। तो अब वो होता ये है कि D3 जब पैदा होता है तो वो D3 जो है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अब हमारे यहाँ क्या है प्रॉब्लम कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपने घर में बैठे हैं, शीशे के पीछे बैठे हैं और धूप ले ली हमने, तो ये बिल्कुल गलत है। जब तक आपकी स्किन का डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो आपकी हम हासिल में अंग्रेज चले गए ना, गोरे चले गए, लेकिन हमें अभी भी गोरा होने का शौक बहुत है, वो ये हमें छोड़ गए हैं। तो हमें बहुत डर लगता है कि डायरेक्टली एक्सपोजर होगा, सन टैन ना हो जाए, मेरा रंग ना खराब हो जाए, बट उसकी वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। किस टाइम की धूप लेनी चाहिए? आपने ये तो कह दिया कि डायरेक्ट एक्सपोजर होना चाहिए, तो फिर आप वो भी तरीक़ेकार भी बता दीजिए। वो असल में होता ये है कि जो मैक्सिमम जो इसकी अल्ट्रावायलेट बी रेज कहलाती हैं वो सनलाइट की उस वक्त जब मिड ऑफ डे यानी कि 11 से 1 के दरमियान बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होती हैं। ठीक है। और उसमें होता ये है कि जो आपने गोरे और मतलब कॉम्प्लेक्शन की बात की कि जब ये जो रेज हैं, जब हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है जो कलर देता है हमारी स्किन को, मेलानिन कहते हैं। मेलानिन क्या करता है, जब ये जो गोरे लोग होते हैं उनकी बॉडी में कम होता है, ठीक है, मेलानिन का, तो मेलानिन क्या करता है, इन रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये अल्ट्रावायलेट या धूप की जो रेज हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में कम पेनिट्रेट होती है। तो इसलिए गोरे जो लोग होते हैं उन्हें कंपैरेटिवली, जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, उनके मुकाबले में थोड़ी देर में बैठना होता है क्योंकि उनके अंदर फौरन जज्ब हो जाती है। लेकिन जो जैसे वीटिश है या डार्क कॉम्प्लेक्शन, हमारे एशियन जिस तरह का, तो उनके अंदर मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, जैसे ही हम धूप की रेज लेते हैं ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अंदर बॉडी में वो पेनिट्रेट इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं कर पाती। ठीक है। अच्छा, विटामिन D3 की कमी, जिस तरह आपने कहा कि आप डायरेक्टली सूरज से आप इस कमी को पूरा कर सकते हैं, लोगों का बहुत कम होता है, लोग एम्प्यूल्स ले
रहे होते हैं, अब तो मेडिसिन भी आ गई हैं, इस तरह से इंजेक्शंस हैं या एम्प्यूल्स हैं, सो ये भी आप लेंगे साथ, और आप डायरेक्टली सूरज की उससे भी आप अपने इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बॉडी एक और इस तरह की, वो भी देखिए D3 हम ले सकते हैं मेडिसिन की फॉर्म में भी, लेकिन उस सूरत में कि पहले तो आपने इसका टेस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी जॉइंट पेन हो रहा है, सुबह आपको थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आपने एक दफ़ा विटामिन D3 खरा ले लिया और उसके बाद आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो जितने भी सप्लीमेंट्स वगैरह, लेकिन उसके बाद आपको उसका फॉलोअप टेस्ट ज़रूरी होता है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग D3 खाते चले जाते हैं, और आपको पता है हाई लेवल ऑफ D3 जो है वो भी बहुत नुकसानदेह होता है। आपको अगर नोजिया, वॉमिटिंग, इरिटेशन, मूड डिसऑर्डर और जो है डिप्रेशन होने लग जाता है, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर, और स्किन पे डिफरेंट टाइप की एलर्जीज जो हैं वो होने लगती हैं। तो होता यही है कि हमारे यहाँ, इसलिए बेहतर मैं अपने जो लोग हैं जो सुन रहे हैं उनके ये कहना चाहूँगी, कोशिश आप ये करें जितना आप नेचुरल तरीके से विटामिन D3 ले सकते हैं, स्पेशली सर्दियों में तो बहुत आराम से ले सकते हैं। मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम क्या होना चाहिए? देखें वो रेंज जो है इसकी 20 to 50 के दरमियान जो है वो ली जाती है, लेकिन लेस देन अगर 20 जो है वो आपका कम है तो इसका मतलब वो आपकी डेफिशिएंसी में आता है। 12 से कम जो है वो डेफिशिएंसी में आता है। अच्छा, जब मैंने आपसे कुछ टाइम पहले कराया था तो 5.6 था, एंड आई फील लाइक 100 years old। मुझे ऐसा लगता था मैं कोई 100 साल के इंसान हूँ जिसके लिए अपनी ज़िंदगी को ना नॉर्मल गुजारना बड़ा मुश्किल है। मैं एक्सपीरियंस आपके लिए इसलिए शेयर करी क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था नॉर्मल रूटीन को चलाना। फिर जिस तरह आपने कहा कि ये एक टेस्ट करवाने से और फिर उसके बाद एम्प्यूल्स और बाकी चीज़ें लेने से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिट नाउ। तो हम अगर चीज़ों को आइडेंटिफाई कर ले तो लाइफ ईजी हो जाती है। हाँ जी, उसके अलावा ये कि देखें आजकल जो है आप क्या है D3, अगर आपका D3 क्यों कम एब्जॉर्ब होगा, आप सनलाइट भी लोग कह रहे हैं हम ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कम है। अब ये मतलब नहीं कि आप बहुत चर्बी खाएं, लेकिन एक बैलेंस उसमें रखना है। दूसरा बाइल जो है, और आजकल जो एक और चीज़ है कि जो कोरोना की वजह से लोग जो है वो बाहर नहीं निकले, क्वारंटीन में हैं ज़्यादातर ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको सनलाइट नहीं मिलती, आप बिल्कुल कमरे में बंद है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती, तो उसमें भी आपके ये चांसेस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहूँगी कि आप दोबारा भी आएँ और हम फिर इंशाल्लाह ये जो मसल पेन है और बॉडी को स्ट्रेंथन कैसे आपने करना है इस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं ब्रेक ले रही हूँ और इंशाल्लाह जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो कुछ मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले जब हम बात कर रहे थे सो एक बड़ी अहम चीज़ कि आप जिस भी तरह की तब्दीली अपने अंदर महसूस करते हैं उसकी वजह क्या है, उसको जानने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसमें डॉक्टर अक्सर आपको कहते हैं कि लैब्स करा लें और तशख़ीस होगी तो इलाज होगा। कहते ये हैं कि अगर सही तशख़ीस हो जाए तो आधी बीमारी तो वैसे ही हल हो जाती है। सो तशख़ीस होना, अच्छी और सही तशख़ीस होना जो है बीमारी की, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी लैब्स मौजूद हैं जो बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से डायग्नोस्टिक प्रोसेस को कंप्लीट कर रही होती हैं। टॉप 3 में पाकिस्तान में इनका शुमार किया जाता है और एक अरसे से डायग्नोस्टिक फील्ड में जो है ये लोग सर्व कर रहे हैं। इन्होंने इसके अलावा भी मेडिकल की मुख्तलिफ फील्ड्स पर काम किया है, लोगों के लिए सर्व किया है। मेरे साथ मौजूद हैं CEO हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा। इसके साथ साथ ये FPCCI के कन्वीनियंस सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक लेबॉर्ट्री से भी माशाल्लाह से उस हवाले से भी काफ़ी काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम आपको बहुत सराहते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आपका प्रोग्राम मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्रोग्राम्स है। यू मेड माय डे। अच्छा जी, आज जो है एक और ऐसी पर्सनैलिटी जो हमारी बरादरी है मॉर्निंग शो की, और सेम एक नाम के, अच्छा ये नाम ऐसा है जो बहुत कम आपको सुनने को मिलता है, लेकिन आज इत्तेफाक से आपको ईसा स्क्वायर मिल रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर ईसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। हैप्पी विंटर्स। राइट जनाब। अच्छा जी, लाइटर मूड में कोशिश होती है चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाए, बट एक बड़ी ख़तरनाक सी बात जिस पर सीरियस होना इंपॉर्टेंट है। मैं अभी सुबह भी GTV पर जब हमारा जो बुलेटिन चलता है 8 से 9 उस पर मैं सुन रही थी कि ये वाली जो कोरोना की लहर है, जो सेकेंड वेव है,
डॉक्टर फरहान ये ज़्यादा ख़तरनाक है एंड स्पेशली इसमें बच्चे भी जो हैं इसका शिकार हो सकते हैं, और आप लोगों ने तो फर्स्ट वेव में भी बहुत काम किया, तो आपके स्टैट्स क्या कह रहे हैं इस वक्त? हाँ नहीं, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया और बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। ये सेकेंड वेव जो अभी आई है ये लोगों को ज़्यादा लीथल कर रही है और यंगर एज पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है, और इस वक्त अमवात भी काफ़ी हो रही हैं। और ये वायरस ना एक्चुअली म्यूटेट कर रहा है। जब ये पाकिस्तान आया था तो ये 9 टाइम्स म्यूटेट हुआ था। अभी ये तकरीबन अलग अलग साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये 100 से ऊपर टाइम्स म्यूटेट कर चुका है, तो शक्लें चेंज कर रहा है। और ज़ाहिर है उसकी वजह से जो है वो उसकी जो कैरेक्टर्स हैं, उसके फैलने का तरीका, उसकी इफेक्टिवनेस, ये सारी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ जो बड़ी ख़तरनाक आ रही है नज़र, वो ये है कि कोविड से जब लोग ठीक हो जाते हैं, कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते हैं, उसके बाद भी ऐसे असरात उनकी बॉडी में रह जाते हैं जिसकी वजह से वो सीरियस हो सकते हैं कोविड नेगेटिव होने के बाद। राइट, अच्छा ये बिल्कुल आपने ख्याल रखना है कि लोग ये कहते हैं, जिस तरह मैं भी पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद इट्स बीन लाइक, और मुझे लोगों ने कहा अब तुम्हें क्या ज़रूरत है, अब तो ठीक हो गई हो तुम, अब नहीं होगा दोबारा। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना ये है, रिसर्च ये कहती है कि आप दोबारा भी पॉजिटिव हो सकते हैं। सो डॉक्टर ईसा, ये जो सेकेंड वेव है इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल देखें, इस पर दुनिया पूरी जो है वो सर्च कर रही है और इसका जो शेप चेंज हो रहा है, स्पेशली आप यूके में देखें, मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम इस तरह की सख्ती हुई है कि लोगों ने वहाँ पर बिल्कुल ही जो है ना, कि हमारे यहाँ तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है वो नहीं है, लेकिन बहुत कंट्रीज़ में तो बड़ी सख्ती के साथ मतलब पाबंदी कर दी गई है कि आप मूव आउट ना हो। जितने लोग हैं घर बैठ के काम कर रहे हैं, हम तो फिर भी 6-8 घंटे के लिए निकलते हैं। और सेकेंडली क्योंकि वेदर जब चेंज होता है ना, गर्मियाँ और सर्दियाँ वैसे ही आपके बॉडी के सर्कुलेशन को चेंज कर देती है। इस मौसम में ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम खांसी रहता है, ठीक है। और जब भी अफेक्टेड होता है इंसान तो एंड ऑफ द डे कोरोना जाकर आपको लंग्स पे ही अटैक करता है। राइट। तो नज़ला ज़ुकाम पहले ही उसको वीक कर रहा होता है, तो हमें वैसे ही ज़्यादा केयर करनी चाहिए। राइट, और इसमें इम्यूनिटी को आपको अपनी जो है वो बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें करते रहने चाहिए। वो इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो हम डॉक्टर ईसा से इस हवाले से जानते रहेंगे। अच्छा, जिस तरह अभी इन्होंने वेदर का जिक्र किया, इस बात की प्रोडिक्शन हो रही थी कि ये बड़ा आइडियल वेदर है कोरोना के लिए, कि विंटर्स में वो स्प्रेड होगा, एंड फिर वैक्सीनेशन के 2 फेजेस कहते हैं, सेकेंड जो फेज़ है उसमें ज़्यादा पता चलेगा कि ये कैसा रहा। तो डू यू थिंक जिस वैक्सीनेशन पे काम हुआ वो इस वाले कोरोना, जो स्मार्ट कोरोना जिसको कहा जा रहा है, इस पर काम कर सकेगी? देखिए, कोरोना की भी बहुत सारी सब टाइप्स घूम रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरे दुनिया में जो एक ही सब टाइप है या एक ही वेरिएंट है, तो ये हर जगह का चेंज हो रहा है। कोशिश यही हो रही है कि उसकी उन चीज़ों के ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाई जाए जो कांस्टेंट है। 100% तो बात नहीं की जा सकती, तो अभी 4-5 कंपनीज जो बना रही हैं वो डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर बना रही हैं और काफ़ी मेहनत हो रही है, लेकिन ये अभी टाइम बताएगा कि कितनी प्रोटेक्टिव होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से लगानी ज़रूर चाहिए जब आती हैं, क्योंकि दुनिया जब से कोरोना से फ्री हो सकती है अगर 70% लोग या तो इन्फेक्शन होकर ठीक नहीं हो जाते या वैक्सीनेटेड नहीं होते, जिसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। जब तक ये सेकंड लेयर के बाद अनफॉर्चुनेटली थर्ड लहर भी आ सकती है। सो यू नो, ये दिस इज नॉट कि सेकंड लहर के बाद ये खत्म हो जाए। तो अभी हम 2021 में भी हमें बहुत एहतियात बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। और ऐसे प्रोग्राम जैसे आप कर रही हैं ना, जो आगाही क्रिएट करें, क्योंकि देखिए लोग बोर हो गए हैं ना असल में, ख्याल रख के, और फिर उनको इन द एंड डॉक्टर ईसा जैसे लोगों के पास आना पड़ता है कि इलाज करवाएं। और वो देखिए बात है कि फिर परेशानी, वो इलाज तो हो जाता है लेकिन जो परेशानी से गुजरते हैं और जो एक थ्रेट होता है और फिर दूसरों को जो लगा सकते हैं, और इकॉनमी जो बंद हो सकती है। देखिए पाकिस्तान इस वक्त हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, दो तराजू है, और इकॉनमी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोबारा लॉकडाउन, अब देखिए ना लंदन जैसे अभी आपने जिक्र किया, दोबारा से 4th टियर पे आ गया है और लॉकडाउन पे चला गया, लोग बाहर नहीं आ सकते, तो पाकिस्तान तो इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ भी मैं सुन रही थी, मैं चाहूँगी कि आप उस हवाले से भी ज़रूर बात करें कि पहले तो ये था सिम्टम आ रहे थे ना, तो आप सिम्टम आते हो तो आप कहते हो ठीक है मैं जाकर टेस्ट कराता हूँ, पॉजिटिव है तो आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं। अब तो ऐसा है कि सडनली कुछ भी नहीं है आपको और एकदम से जो है वो डेथ रेशो भी बढ़ रहा है। इस बार इस कोरोना के सिम्टम्स भी नहीं है। देखिए पहले भी जो कोरोना था ना, उसमें 50% 60% लोग थे जिनके अंदर अलामात इतनी नहीं थी। कुछ में नज़ला ज़ुकाम होता है, हल्का सा सर में दर्द होता है, वो पैनाडोल लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त देखिए हमारी इसमें एक प्रॉब्लम है सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, ऐसे खास तौर पे क्राइसिस जो एपिडेमिक्स फैले हुए हैं कि डॉक्टर से ओपिनियन लिया जाए। लेकिन ये कोरोना में अलग अलग अलामात भी आ रही हैं, मसलन डायरिया, नथिंग टू डू विद लंग्स,
Okay. इसमें हार्ट पे असर होना, इसमें ब्रेन पे असर होना, मेनिंजाइटिस हो जाता है, ब्रेन पे मसला होता है, स्ट्रोक हो सकते हैं, किडनी पे डैमेज हो रहा है। तो इस वक्त ये जो है इसका प्रीडोमिनेंटली आप कह सकती हैं कि लंग्स पे असर है। Right. लेकिन लंग्स के अलावा भी बॉडी के बहुत सारे हैं। तो जब भी कोई भी अभी अलामात आए, नंबर 1 फौरन डॉक्टर को दिखाएं। दूसरी चीज़, जैसे डॉक्टर ईसा ने कहा कि जो है वो अगर किसी के दांत मसूड़ों में दर्द है या पुरानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या डायबिटीज़ हुई हुई है या शुगर बढ़ी हुई है और वो ख्याल नहीं रख रहे और ऐसी कोई भी कोमॉर्बिड्स हैं, उनका तो बहुत ज़रूरी है कि वो इलाज करवाएं। ठीक है। लोग अभी कह रहे हैं हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, डॉक्टर नहीं जाएंगे, कोविड ना लग जाए, लेकिन एक्चुअली इन्हीं लोगों को कोविड लगता है क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई हुई होती है और यही वो लोग हैं जो सीरियस होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, हमने तो ये तक जुमले कह दिए कि हॉस्पिटल जाओ तो वो लोग जहर का इंजेक्शन लगा देते हैं। अल्लाह माफ़ करे, कोई खौफ होता है, कोई वो वाला जुमला क्या था वही वाला ना, समझ गए ना आप लोग। बस मत करो ऐसे, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये लोग फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, अपने बच्चों से अपनी फैमिली से दूर रहते हैं ताकि आप लोगों के लिए ये लोग काम कर सकें। जी डॉक्टर, मैं समझता हूँ कि कोई भी डॉक्टर पहले तो बहैसियत इंसान, डॉक्टर तो फिर बाद में आती है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में उसका ईमान भी ये गवारा नहीं करेगा। वेरी ट्रू। अब कोई भी डॉक्टर खुदा तो नहीं है कि किसी बचा सके, शिफा तो अल्लाह ताला ने देनी है। दूसरा जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, एक मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। एक पेशेंट माइंड बना के आया हुआ कि मुझे कोरोना है, भाई कोई टेस्ट कराया नहीं, टेस्ट नहीं कराया, लेकिन सारे सिम्टम्स, मुझे शाम को बुखार होता है, मुझे ठंडी लगती है, पूरी बॉडी में दर्द है। मैंने कहा मैं आपको चंद टेस्ट लिख के देता हूँ, आप पहले करा लें, मुझे फील नहीं हो रहा है कि आपको कोरोना है। एक और लहर इस सीजन में आती है जिसे डेंगू कहते हैं। अब वो क्योंकि कोरोना इतना वो फैला हुआ है कि वो तो छुप गया है, जब टेस्ट कराया तो पता चला इन्हें तो डेंगू है। तो होता ये है कि जब आप बीमारी को डायग्नोज नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है, और करना जरूरी है, उसकी वजह ये है कि बजाय कि आप एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएं, इनिशियली स्टेज पर जाकर आप टेस्ट वगैरह करा लें, अल्लाह ताला करे कुछ भी ना हो, लेकिन डायग्नोज होने के बाद कोई भी डॉक्टर आपका इलाज तो अच्छा कर पाएगा। हाँ, अच्छा, ये जो हम रूमर्स और खबरें फैला देते ना, ये फुप्पो अम्मा वाला काम ना किया करें। फुप्पोएं बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ, नहीं जी टेस्ट कराएंगे, ये तो रिपोर्ट्स आपको पॉजिटिव दे रहे हैं, नहीं इन्होंने तो ये कर लिया, क्यों देंगे वो? अगर नंबर ज़्यादा आएगा तो आपके मुल्क को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, इकोनॉमी सफ़र करेगी, लोग यहाँ आते हुए डरेंगे, खौफ खाएंगे। तो गवर्नमेंट या इदारे इस तरह की सोच चीज़ नहीं रखते, लेकिन लोगों ने इस तरह के भी मिथ्स फैलाए। वो असल में क्या है कि हमारी जो सबसे बड़ी, जैसे अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, पाकिस्तान में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं धड़ाधड़ यू नो, और उनकी डिग्रियाँ भी फेक हैं। सो यू नो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और वो हम लोग, अच्छा इत्तेफाक ऐसा है कि अगर आप एक मुस्तनिद डॉक्टर जो है वो कोई बात कहेगा, वो वायरल नहीं होगी कभी भी, लेकिन अगर एक अननोन बंदा दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई बात कहेगा, अब जैसे सना मुक्की की बात आई, आपको पता है कि उसमें क्या हुआ कि वो एक कमेंट आया, वो इतना वायरल हुआ, पूरे पौधे ख़त्म हो गए, उनकी प्राइस बढ़ गई, जबकि वो इज़ अ लेग्जेटिव, वो डायरिया कॉज करता है और उसकी वजह से भी अमवात हुई लोगों की। अगर आप प्रैक्टिकल आके चीज़ें देखेंगे, देखिए हर चीज़ का फ़ायदा होता है। डॉक्टर फरहान, एक बहुत ही बड़े अच्छे ओहदे पर बैठे हुए शख्स ने भी उस बारे में जो है उन्होंने ट्वीट भी किया था कि मैंने भी इस्तेमाल किया और फिर ऐसा हुआ। अगर आपकी नज़रों से नेचुरल इंग्रेडिएंट में कोई ना कोई फ़ायदा होता है। देखिए इस तरह से तो अगर आप अगर फार्मेसी में जाएंगी तो 50 मेडिसिन रखी हुई है, सबका फ़ायदा है, कौन सी देनी है ये तो वो डॉक्टर बताएगा ना। इसी तरह से कौन सा हर्बल एजेंट जो देना है वो एक जो उसका एक्सपर्ट है वो बताएगा कि किस ज़रूरत में कौन सी चीज़ दे देनी। अच्छा, ये डॉक्टर ईसा इस पर बात कर सकेंगे सना मक्की के हवाले से। एक चीज़ मुझे बता दीजिए, अभी जिस तरह डॉक्टर ईसा भी कह रहे थे कि डायग्नोसिस होगा तो फिर आप उस पर काम कर सकेंगे। हमारे यहाँ क्योंकि गवर्नमेंट ने भी फ्री टेस्ट किए, इस तरह से माशाल्लाह से आप लोग भी इस हवाले से काम करते रहे, लेकिन महंगा बहुत था टेस्ट। अगर कोई इसको बाय कैश कराना चाहे तो लोगों ने इसलिए एक टाइम पर उन्होंने टेस्ट कराना छोड़ दिए, उन्होंने कहा कि नहीं अब हमें टेस्ट नहीं कराने। तो डू यू थिंक कि नहीं दिस इज़ द हाई टाइम जहां ज़्यादा टेस्ट होने चाहिए? देखिए टेस्ट की कैपेसिटी तो बहुत बढ़ गई है, नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग इसलिए टेस्ट नहीं कराते कि हेल्थ उनकी प्रायोरिटी नहीं है। आपको बताऊँ कि खाना खाने चले जाएंगे, पैसे उड़ा देंगे। एजुकेशन और हेल्थ वो दो शोबे हैं जिसमें लोग पैसे डिस्काउंट, अभी आपको बताऊँ टॉप मोस्ट रेस्टोरेंट्स में लोग जाते हैं, वहाँ पे थाउजेंड्स उसका बिल देते हैं,
लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं मुझे डिस्काउंट चाहिए या उससे चाहते हैं फ्री हो जाए, किसी से कॉल हो जाए उसको। सो दिस इज़ एक तो हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। सेकंड चीज़ है, देखिए डाटा एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट कराते हैं, चाहे गवर्नमेंट से कराएं चाहे प्राइवेट से कराएं, मुस्तनिद जगह से, वो डाटा जो है वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को भी रिपोर्ट होता है। तो उनको ये पता होता है कि कहाँ कौन से एरियाज़ हैं जिनमें पॉजिटिविटी बढ़ रही है, और वो फिर अपने स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल रिपोर्ट होते हैं। तो टेस्ट कराना इस वक्त जब भी क्राइसिस आती है, इट इज़ मैंडेटरी कि वो रिपोर्ट हो, टेस्ट भी हो और रिपोर्ट हो, सो दैट कि उस एरिया की फिर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाई जाए। अगर वो नहीं करेंगे तो मेजर लॉकडाउन होंगे और जिसकी वजह से फिर हर एक को चैलेंज आएगा। बिल्कुल, और यहाँ पर एहतियात इसलिए भी ज़रूरी है कि ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं बल्कि आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी का मामला है। ये क्या है सना मक्खी? वैसे तो सना बहुत अच्छी है, लेकिन सना मक्खी का मामला एक्चुअली देखें, मैं सच्ची बात बताऊं कि सना मक्खी जो है ना बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, लेकिन उसे कोरोना से जोड़ना ज्यादा है। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा मतलब ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए, डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, उसकी भी मिकदार होती है। मतलब अगर सपोज करें एक आदमी बेचारा एक चम्मच ले ले और पता चले कि वो 6-7 दफा बाथरूम जा रहा है, तो उसकी निमकियात तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, वो वैसे ही वेंटिलेटर पे चला जाएगा। सही कह रहे हैं। तो इसलिए हर चीज़ अल्लाह ताला ने जो उतारी है उसके बेनिफिट अपनी जगह, लेकिन किसको किस वक्त देनी है, किस पर्पस के लिए देनी है, लेकिन कोरोना से उसका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छी है, बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। आम आदमी लेने वाले को भी या तो हकीम से जो जानता है इसके बारे में, आप उससे पूछ के क्वांटिटी ले। और कराची वालों को तो हम खुद एज अ डॉक्टर नहीं देते। अच्छा। क्योंकि ये 6-8 महीने में हमारे बुजुर्ग हर बच्चों को देते थे एक 6 महीने में कावा बना के, ताकि उनका पेट वेट साफ हो, लेकिन एक दिन छुट्टी भी कराते थे। ये ऐसी चीज़ है। तो अब कराची वाले तो हम खाते ही, आपको पता है, 2 नंबर चीज़ें। तो हमारे जैसा आदमी खा ले तो उसको तो छुट्टी करनी पड़ेगी। राइट, he's absolutely correct. That's why ये यूज ही इसलिए होता है। बिल्कुल करेक्ट इन्होंने बताया। तो हर चीज़ का कोई ना कोई यूजेज जो है वो उसी में अगर यूज़ होगा, और आई थिंक ये पहली दफ़ा शायद किसी के प्रोग्राम में ऐसी बात हो रही है। आई थिंक दिस इज क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू सो मच। वन मोर थिंग, जिस तरह अभी हम टेस्ट के हवाले से बात कर रहे थे कि मैंने ऐसे भी लोग देखे जो ये कहते हैं कि ठीक है, मतलब अगर पॉजिटिव भी हैं तो काम नहीं करेंगे तो फिर गुजारा कैसे होगा। लोग टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाते हैं, उसके बावजूद भी उस चीज़ को डिक्लेयर भी नहीं करते। ये जो इस बीमारी की सेंसिटिविटी है उसको लोग फील नहीं कर रहे। फर्स्ट जो वेव थी उसमें लोगों ने, मतलब पाकिस्तान का नंबर वैसा नहीं था, बट डू यू थिंक कि अगर हमारा ऐसे ही मिजाज रहा तो आप फिर क्या देख रहे हैं? आपने तो सवाल में जवाब भी दे दिया। देखें, अगर किसी को पता है कि वो पॉजिटिव है, और या मेल हो चाहे फीमेल, और दे आर गोइंग टू वर्क, और वो दूसरी या सोशलाइज कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी। और ये तो बहुत ही अल्लाह ताला को भी बात पसंद नहीं आएगी कि आप जानते बूझते इसको ट्रांसफर हाँ, नहीं, मैंने बस मास्क पहना हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, क्योंकि ये मिजाज हो गए। किसी भी पॉजिटिव केस को कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता कि वो बाहर जाके मास्क पहन के घूमता फिरे। दिस इज इनप्रॉपर, इट इज इनकरेक्ट, अनएथिकल एंड इमोरल। आई थिंक मैं लोगों से भी कहूँगा, और उसकी वजह बता रहा हूँ। अगर कोई यूरोप में या किसी और कंट्री में जो लोग रहते हैं जिनका इस्लाम से भी ताल्लुक नहीं है, अगर ये ज्यादती वो करे ना तो समझ में आती है। मुसलमान को इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि सूरह मायदा की आयत नंबर 34-35 में अल्लाह ताला कहते हैं कि एक इंसान की जिंदगी बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। अब एक पॉजिटिव इंसान घूम रहा है, वो कई जिंदगियों को खतरा बनेगा, तो वो तो वैसे ही पाबंद है कि उसको ना करना चाहिए। बिल्कुल, आपको हल्का सा भी सिम्टम है तो आपने खुद को आइसोलेट कराना है जब तक आपके टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती। वैक्सीनेशन कब तक आएगी पाकिस्तान में? लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, वैक्सीनेशन जो है ना ट्रायल्स पे तो आ गई हैं, ठीक है, और उनके 2-3-4 हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में जो कंडक्ट भी कर रहे हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रायल्स में ये होता है कि एक तो कुछ को वैक्सीन लगाई जाती है, कुछ को प्लेसिबो लगाया जाता है, यानी दवा नहीं होती उसमें। तो वो ट्रायल्स तो चल रहे हैं, वैक्सीन आ चुकी है, और हम अपनी पॉपुलेशन में देख रहे हैं पाकिस्तान में जो दूसरी वैक्सीनेशन हैं वो एक्सपेक्टेड है कि मिड ऑफ जनवरी आ जाएंगी। ओके, इंशाल्लाह। राइट, डॉक्टर फरहान, थैंक यू सो मच, इट्स रियली नाइस मीटिंग यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। प्लीज़ डू कम अगैन। ओके, सो डॉक्टर साहब को इंशाल्लाह दोबारा भी इनवाइट करेंगे, इनसे मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर ईसा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं और आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और अभी जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कोरोना के हवाले से, हर चीज़ एक जगह, आप इस पर बिलीव करें ना करें, ये किसी की साजिश है, ये किसी ने वायरस तैयार करके भेजा है, वॉट एवर द रीज़न इज़, मामला है ज़िंदगी का, इसलिए एहतियात लाजिम है। प्लीज़ एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, अगर कोई भी सिम्टम है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए और टेस्ट कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाथों की सफाई रखिए। एंड इसी हवाले से हम बात कर रहे थे, डॉक्टर ईसा हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से वेलकम करेंगे। एंड ज़रा मुस्कुराइए ताकि फिर हम कह कहा लगाइए। जी अब आप समझ गए होंगे ना, बरादरी की जो है वो रानी मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम रानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आज वो वाला कहका नहीं हुआ वैसे। अच्छा नहीं रानी आपा, क्या हम पहला फ्रेम ही जो है वो ये वाला होता है, ज़रूरी है, इट्स मैंडेटरी। क्या हाल है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हुआ। बेसिकली ये टोटका हर बीमारी पे असर करता है ना। हाउ स्वीट। मुस्कुराहट हो तो फिर मुस्कुराहट हो तो, इसलिए रानी आपा की जो मुस्कुराहट है, इस मुस्कुराहट नहीं कहका, ये मशहूर है, राइट। अच्छा रानी आपा, कैसे गुजर रहे हैं विंटर्स? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत ही मज़ेदार। और बस अल्लाह पाक हर तरफ अपना रहमो करम रखे। बेशक ऐसे जो कोरोना की जो इत्तलात हैं बहुत ख़तरनाक हैं, और अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे। और सर्दियाँ तो हैं, एंजॉय भी करें, लेकिन इसके साथ एहतियात लाजिम है। एहतियात लाजिम और ज़रूरी है। अच्छा, एक और कुछ सवाल इस हवाले से मैं चाहूँ कि आप दोनों के सामने रखूँ कि ये जो नमूनिया है, ये बच्चों में भी है, बुज़ुर्गों में भी ज़्यादा होता है। क्या नमूनिया, पहले तो उसके सिम्टम्स क्या हैं वो वाज़े कर दीजिएगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोरोना नमूनिया की बिगड़ी हुई एक शक्ल है, इज़ इट राइट? देखिए, उसकी मेडिसिन ट्राई की गई थी बहुत जगहों पे, नमूनिया की ही मेडिसिन, लेकिन बॉडी के जो साइड इफ़ेक्ट हैं बज़ाहिर सेम है, लेकिन दोनों चीज़ें सेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नमूनिया बिल्कुल अलग चीज़ है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन ये उसके अंदर जो सिम्टम्स थोड़े बहुत होते हैं वो नमूनिया में भी होते हैं। मतलब एक हल्का सा टेम्परेचर हो जाना, ठीक है, बॉडी का वीक हो जाना, लथार्जीपन फील करना। इसलिए मैंने अर्ज़ कहा था कि बहुत सारे लोग बेचारे वो कोरोना में भी नहीं होते हैं, लेकिन सिम्टम्स, जैसे अभी मैंने बताया, 2 पेशेंट का हवाला दिया कि भाई वो डेंगू है तो वो बेचारा ट्रीटमेंट, अब अगर ये ट्रीटमेंट भी ले लेते लोग। मतलब प्रॉब्लम ये है कि भाई आप पहले डायग्नोज कराओ। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इन सबकी वेदर तो वैसे ही चल रहा है, राइट। तो केयर आपको इसलिए ज़्यादा करनी है कि ये आपको करीब ले जाएगा, राइट। क्योंकि देखें आपकी इम्यूनिटी, सारी दुनिया के डॉक्टर एक चीज़ पर जोर रहे हैं, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। और दूसरी बात मैं एक और बताऊं, बीमारी कितनी भी बड़ी हो, मेरा अकीदा भी है, मेरी प्रैक्टिस भी है कि अल्लाह ताला कोई भी बीमारी हो ना, आप उसे सिर्फ इतना बता दें कि तुम बहुत छोटी हो, मेरा रब बहुत बड़ा है, आपकी आधी तबीयत सही हो जाती है। बिल्कुल, सवार नहीं करना चाहिए, बीमारी को सवार नहीं करें आप। हाँ, ऐसा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा रानी आपा, जिस तरह अभी बात हो रही है उसके हवाले से मैं एक और भी चीज़ जानना चाहूँगी कि वो लोग जो डायबिटीज़ और यहाँ ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, ऑलरेडी इतनी सारी मेडिसिन ले रहे होते हैं, इम्यूनिटी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई होती है, तो उन पर ज़्यादा इन चीज़ों का असर होता है। तो पहले तो ये बताइए कि इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए हर्ब्स में क्या करना चाहिए? हर बीमारी आपके ऊपर हमला आवर ही जब होती है जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, यानी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो। हमें चाहिए कि हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करें। इसके लिए गाहे बगाहे हम लोग तमाम प्रोग्राम्स में, हम भी डॉक्टर्स भी बताते रहते हैं कि अपने आप को आप अंदरूनी तौर पे मजबूत बनाएं। देखिए, इस मौसम में अपने आप को मजबूत करने के लिए गाजर एक बेहतरीन कुदरत की तरफ से इनाम है। शुगर के मरीज गाजर खा सकते हैं? देखिए, तमाम चीज़ें मिठास शुगर के मरीज ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड मकदार में। और उसके साथ ये कि जैसे कि एज हर्बलिस्ट मैं बताना चाहूँगी कि गुड़ मार बूटी का इस्तेमाल शुगर पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। अच्छा। वो जितनी भी चीज़ें, जितना भी मीठा इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके साथ वो गुड़मार बूटी का इस्तेमाल शुरू कर दे तो जो उनको बहुत ज़्यादा शुगर के आपके ऊपर असरात, आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा असरात होंगे, बहुत ज़्यादा शिकार होने का अंदेशा होगा, तो वो कम रह जाए। अच्छा, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है? गुड़मार बूटी एक बूटी है, और वो मिठास को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। ठीक है, और राइट। सारा वो पी लेती है। वो एक पत्तों की तरह होते हैं, गुड़मार बूटी के नाम से। उसको पीस कर पाउडर बना लें, और जो भी चीज़
आप ले रहे हैं उसके ऊपर गुड़मार बूटी को छिड़क लीजिए या ठीक है, ब्रक उस लीजिए पर और फिर वो खाएं। राइट। अच्छा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप कोशिश कीजिए कि आप मीठे का इस्तेमाल कम करें। आपने अपनी दवाइयाँ इंसुलिन है वो आपने जारी रखनी है, लेकिन हर्ब्स में या जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है उसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए और शुगर को मैनेज करने के लिए क्या ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, इस पर एक्सपर्ट्स आपको अपनी राय देंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अनकंट्रोल डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि हम गलती कहाँ कर रहे होते हैं अपने लाइफस्टाइल में, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता और आप इंसुलिन दवाइयाँ सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन आप कहते हैं पता नहीं क्या हो गया है, ये शुगर ही कंट्रोल नहीं हो रही, बीपी हाई रहता है। तो ये ज़रूर समझिएगा और इस पर फिर अमल भी कीजिएगा। डॉक्टर इसका रीज़न क्या है? दवाइयों से लोग इंसुलिन पर आ जाते हैं और सब, लेकिन शुगर नहीं कंट्रोल होती। एक्चुअली देखा होगा बहुत पहले लोग कहते कि भाई खानदानी है, दादी में रहा था, अभी बेटे में भी आ गया, बेटे में है तो बेटी में। शुगर कोई खानदानी बीमारी नहीं है, बल्कि शुगर अगर पाकिस्तान में सर्वे किया जाए तो हर छठा आदमी शुगर का मरीज है। कुछ डायग्नोज हैं बेचारे, कुछ नहीं है, वो अचानक जाते हैं अरे मुझे भी शुगर हो गया। तो नंबर 1 हमारा लाइफ स्टाइल। आप कुछ भी कर लें, अभी जैसे बात हो रही थी, हमारी रानी बहन भी कह रही थी, आप भी कह रही थी, इम्यूनिटी के लिए क्या खाएं भाई, क्या खाएं, तुम सब भी खा ले, तुम्हारी नींद अच्छी नहीं है कुछ नहीं होगा। सही। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, जब उससे आप टकराएंगे तो पाश पाश हो जाएंगे। सही। अल्लाह ने कहा कि रात को सोएं। हमारी मेजोरिटी को तो ये भी नहीं पता कि रात किसको कहते हैं। पढ़े लिखे लोगों से पूछते हैं रात को 12:10 पे क्या वही दिन है, तो कहते हैं नहीं दिन तो चेंज हो गया। तो तुम रात को कब सो रहे हो भाई, तुम तो नेक्स्ट डे की नींद ले रहे हो। तो बिफोर 12 सोने का मकसद है आप रात को सो रहे हो, और अच्छी नींद लेने का मकसद ये है कि आप रात को 3 घंटे ऐसे हैं जब आप सोते हो तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है, सारी तोड़ फोड़ जो पूरे दिन आपने की थी उसको रिपेयर करता है। ओके। वो 3 बजे का टाइम है, उसके बाद तो ये काम ही नहीं करेगा। राइट। तो 12 से पहले सोएं और 3 बजे तक की नींद आपको रिपेयर करती है, हील करती है। ओके। अब ये मिल नहीं रही, खास तौर पे जो हमारी न्यू जनरेशन है वो कहती है हम 2 बजे सोते हैं तो उठते भी तो 1 बजे है ना। डॉक्टर ने कहा था 8 घंटे पूरे हो जाते हैं, डॉक्टर ने ये बताया नहीं कौन से 8 घंटे। नंबर 1 तो सोना अच्छा, खाना अच्छा, खाना अच्छे से मुराद लोग कढ़ाई ले लेते हैं, अच्छा पिज्जा ले लेते हैं। भाई सादा खाएं, पेट भर के खाएं, मगर ये तो सोचें कि आप खा क्या रहे हैं। सुबह का नाश्ता होना चाहिए बादशाहों की तरह, सही, और दोपहर होनी चाहिए जैसे बुजुर्गों ने कहा वजीरों की तरह, मीडियम। रात खाएं फकीरों की तरह, क्योंकि बॉडी कनेक्टेड टू सोलर है। अल्लाह ताला ने इसको भी लिख दिया है सूरह अंबिया 21 की आयत नंबर 16-17 में। सूरज निकलता है तो मैदा कहता है दो मुझे लकड़ी पत्थर में हजम करूं। हम पाकिस्तानी कहते हैं नहीं चाय पापे ले लो। सूरज डूबने के बाद 80% आपका मैदा ही काम नहीं करता, आप कढ़ाई पिज़्ज़े खा रहे हो, फिर 60 में ऊपर जा रहे हो। अरे 120 साल तो जियो। अब आए जिंदगी लेके एक दफा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ना। हमें देखे, हम सामने कुछ कोई दवाई नहीं खाते हैं। यकीन करें बहुत सारे लोग समझते हैं डॉक्टर साहब बहुत सारी चीजें खाते हैं, मैं कुछ भी कोई दवाई नहीं खाता हूँ, लेकिन अब भी 25 साल का हूँ, अब भी 25 का हूँ लड़की। बिल्कुल बिल्कुल। रीजन ये है, अच्छा सिर्फ परहेज नहीं है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ लोगों को, अल्लाह ताला सबको शिफा दे। बेशक। मैं तो कहता हूँ कि अगर मेरे सदके अल्लाह ताला सबको शिफा दे दे, मैं तो चाय का होटल खोल के बैठ जाऊंगा। सही है। लोग किसके घर में बीमार अच्छे लगते हैं? ट्रू। सारी जिंदगी आप पैसे कमाते हैं, बुढ़ापे में बैठ के डॉक्टरों को दे रहे हैं, ये ले जी, जवानी में कमाया था कि आपको काम आएगा बुढ़ापे में, वो तो हमारे काम आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए आप अपने लाइफ स्टाइल को बदलें और अपनी सोच को पॉजिटिव करें। ये भी बड़े असरात करती है कि आप हर वक्त नेगेटिव थॉट लेके बैठे में, रजिया खाला क्या कर रही है, वो कौन कहाँ से आया था, आप ये गुमान छोड़ें क्योंकि अल्लाह कह रहा है आपसे। बेशक। तो इसलिए आप थोड़ा सा हम्बल रहें, लोगों से मोहब्बत करें, अपने घरों, अपने बीवी बच्चे, अपनी फैमिली जो भी हैं, जो तरीके नींद के, खाने पीने के अल्लाह ने बताएं, आप यकीन करें हम उन लोगों को अगर उन चीज़ों को सही कर दें
तो बहुत सारे मसाइल हमारे वैसे ही हल हो जाएंगे, 80% हो जाएंगे। रानी अपा, आप क्या शुगर के हवाले से ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में सजेस्ट करेंगी? मैं बिल्कुल सबसे पहले मैं डॉक्टर ईसा की बातों से बहुत इंस्पायर हो गई हैं, माशाल्लाह, अच्छी बात की है। मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब हो गया है। हमने अपनी लाइफ दूसरों के लिए अपने आप को जीना शुरू कर दिया। हम अपने लिए नहीं जीते, बल्कि दूसरों के लिए, दूसरे क्या खा रहे हैं, दूसरे क्या पहन रहे हैं, दूसरे क्या सो रहे हैं, दूसरों क्या सोच रहे हैं। अपने आप को सिंपल रखें, सादा रखें। अल्लाह ताला ने जो अहकामात बताए हैं उस पर चलें। अपनी ग़िज़ा को बिल्कुल सादा रखें। ये जो आजकल जंक फूड का इस्तेमाल है, दरअसल यही बीमारियों की जड़ है। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता स्पॉइल कर रही है। बिल्कुल। और रात का, बिल्कुल आपने सही कहा कि रात को अपने वक्त पे सोएं। हमेशा पूरी ज़िंदगी से मैं ये कहती हूँ कि रात को जल्दी सो जाएं और सुबह फजर में आप बेदार हो जाएं। उस वक्त आप देखें कि क्या है। उस वक्त आप रोज़ी के लिए निकले, अल्लाह ताला बरकत भी देता है। लेकिन हमारे यहाँ मिजाज ही नहीं है। मेरी नानी कहती थी कि ज़वाल का वक्त होता है तब तो तुम लोग निकलते हो काम के लिए, तो अल्लाह ताला ने क्या बरकत देनी है। ये परेशानियाँ हैं ना, इन चीज़ों की, बड़ों की जो बातें हैं उसकी बड़ी हिकमत होती है। और मगरिब होने वाली है, मगरिब से पहले घर आ जाओ, परेशानी शुरू हो जाती थी। तो ये बड़ों की चीज़ों की बड़ी वैल्यू होती है। वॉक एक्सरसाइज को हम कितना ज़ोर ज़ोर से हर आदमी ज़ोर दे रहा होता है आप पर। वॉक एक्सरसाइज क्या है? अपने कामों को खुद करो, चल के जाओ, फिर के जाओ। हमारे यहाँ तो घर से निकले एक कदम कोई भी शख्स, कोई मर्द पैदल नहीं चलता। दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। हम चल ना पाए, हम चलेंगे तो हम थक जाएंगे। ये जब हमने अपना लाइफ स्टाइल ही चेंज कर लिया तो बीमारियों को हमने खुद दावत दी। बिल्कुल सही। और खुद दावत जब दे दी तो जाहिर है उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, जो कमा रहे हैं वो सब गंवा रहे हैं डॉक्टरों के पास। ठीक है, एक और भी चीज़ अभी ब्रेक में डॉक्टर ईसा डिस्कस करे थे, मैं चाह रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कॉल्स भी कीजिए, उसको हम डिस्कस करें, फिर रेमेडीज़ भी रानी आबा भी और आपको इंशाल्लाह डॉक्टर ईसा भी बताएंगे। आपने कहा कि जो हम खुराक ले रहे हैं उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी शुगर को ट्रिगर करती हैं। देखिए, शुगर में बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोग बेचारे मेडिसिन ले रहे होते हैं, दवाइयाँ भी साथ ले रहे होते हैं, फिर भी उनकी शुगर ना ख़त्म हो रही है। मैं ये गारंटी से कहने के लिए तैयार हूँ कि अगर टाइप 1 हैं आप, यानी कि टाइप 2, एक यूं समझ लें लोगों के लिए, अगर आप इंसुलिन पे हैं ये खत्म होने में शायद ज्यादा टाइम ले ले, ठीक है, लेकिन अगर आप गोलियों पे हैं तो आप 2 साल में अपनी शुगर खत्म कर सकते हैं। कैसे? हाँ, सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको 5 चीजों पर। ठीक है, दवाई को भी भूल जाएं थोड़ी देर। नंबर 1, आप मीठा बंद कर दें। ओके, आपकी बॉडी में खुद इतना मीठा है कि उसको मजीद मुंह के दरवाजे से ना दें। राइट, मीठा बंद कर दें। नंबर 2, फल वो खाएं जिनमें खटास हो और वो मीठे भी हों। अनार है, खट्टा भी है मीठा भी है। आलू बुखारा है, खट्टा भी है मीठा है। लेकिन आप कहेंगे केला तो खट्टा तो नहीं है, मैं क्यों खा रहे? सही, समझे मेरी बात? नहीं, सारी सब्जियां खाएं, वो फ्रूट खाएं जो खट्टे मीठे हैं। तो ये हो गई 2 चीजें। तीसरी चीज ये करें कि आप दवाई खाना भूल जाएं तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन शुगर को आप मॉनिटर करें डेली बेसिस पर। ओके, क्योंकि देखें, आप किसी भी बड़ी बीमारी का नाम ले लें तो डॉक्टर नहीं कहेगा उसको, कैंसर को, लिवर को, लेकिन शुगर और ब्लड प्रेशर को कहेगा ये खामोश कातिल हैं। खामोश कातिल। तो जब खामोश कातिल है, इसका मतलब चोर तो आपके घर आता फोन नहीं करता, कातिल आपको बता के क्यों आएगा? बिल्कुल। तो इसको एक फास्टिंग में और रैंडम कोई भी, ठीक है, नाश्ते के 2 घंटे बाद कर लें, टाइम नहीं मिला दोपहर के 2 घंटे बाद कर लें, अच्छा ये भी टाइम नहीं मिला तो भाई रात के 2 घंटे बाद कर लें। इसको लिखें ताकि एक 30 डेज का चार्ट अपने से डॉक्टर के सामने रखें। बिल्कुल, वो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री। अच्छा, ये 3 चीजें, बाकी 2 भी डिस्कस करते हैं। कॉलर काफी देर से होल्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मंजूर इलाकोट नजबुलारीपुर से पाकिस्तान। जी उठा पाकिस्तान। मंजूर जी जीते रहिए, सब ठीक है? कैसे हैं जी आप? ठीक है, खैर खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। ये डॉक्टर ईसा साहब सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम दिनों अस्सलाम। बाद आपसे बात होगी आज। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप जैसी खुशी सबको नसीब करे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने आपको यहाँ देख लिया। मैं आपको ढूंढ के थक गया हूँ, कसम से मुझे आप मिल नहीं रही थी। क्या बात है, जीते रहो हरीपुर वालों। अच्छा, सो पूछना क्या है आपने? फ्लू का केस तो आपको तो पता है, वो आप रेमेडीज में इस्तेमाल करवा रहा था तो उससे मेरा झगड़ा हो गया। वो उसके बाद फिर अपना वेट जो है ना गेन कर लिया, वो अभी फिर 80 किलो पे चला गया है। अच्छा, आप किसकी रेमेडी यूज कर रहे थे? रानी आपा की? जी जी, रानी आपा की जी। अच्छा, वो अपना उनका वो जो मिल्क कवा है वो, और उसके अलावा इन्होंने मुझे 2-3 चीजें और भिजवाई थी।
जो मैं उसको दे रहा था ठीक है, अपने बेटे बबलू को। ओके, तो अभी दोबारा से वजन बढ़ गया है, उन्होंने दवा लेना छोड़ दी थी? जी, वो एक्चुअली होता ही है ना कि मैं हरीपुर से इस्लामाबाद ड्यूटी पे आ जाता हूँ और वो नवाब का वो पीछे अपना पिज्जे, बर्गर, समोसे और वो क्या क्या चीजें माँ उसको खिला खिला के फिर मोटा कर देती है। फिर मैं वापस घर जाता हूँ, फिर मेरा उससे झगड़ा होता है। मैं रानी आपा की चीजें इस्तेमाल करवाता हूँ मंगवा के, और वो बाद में वो ऐसे अब क्रिकेट की गेम कर रहे हैं। अभी मैं ईसा भाई से भी और रानी आपा से कि मुझे मशवरा दें कि अब उनको क्या दूं या क्या चीज मंगवाऊं आपसे कि जी उनका वेट कम हो सके। ठीक है, राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब आपकी कॉल का। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको औलाद की खुशियां नसीब करे। जी रानी आपा, इनके जो साहबजादे हैं बहुत कम उम्र है माशाल्लाह, और अब मेरी इनका वेट बहुत ज़्यादा था। और इन्होंने हमारा जो रानीज़ हर्बल का रानी स्लिमिंग का कोर्स किया पूरा, और बिल्कुल फिट फाट हो गए थे। तो मेरे बेटे, मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने दोबारा से अपना वज़न गेन कर लिया अपनी लापरवाही की वजह से। आप दोबारा से 3 माह का कोर्स और कर ले और उसके बाद आप थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखें और बहुत ज़्यादा चिकना चावल वगैरह से परहेज करें। थोड़ी सी वॉक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, इंशाल्लाह ताला फिर आपका वजन कंट्रोल इंशाल्लाह। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद है और डॉक्टर ईसा तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। माशाल्लाह। आप प्लीज मेरी इनसे रानी आपा से बात करा दें। जी डॉक्टर ईसा भी आपको सुन रहे, रानी जी आपा सुन भी रहे। कहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ बेटा जी। सवाल रानी कीजिए। आपा, आप बस खुश रहें, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। डॉक्टर ईसा मुझे बहुत पसंद है। Thank you, डॉक्टर ईसा आप मुझसे बात करें। जी मैं बात करूँ। मैं तो बहुत बुरा मानती है अगर आप खाली डॉक्टर ईसा की तारीफ करती हैं और मेरी ना करती। अच्छा जी, नहीं, आप सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। डॉक्टर ईसा आपसे मेरी बात कहीं कर रहे हैं मैं जी, तो बात कीजिए उनसे। जी डॉक्टर ईसा। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी क्लिनिक आना है और दूसरा ये कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। प्लीज आप मेरा इलाज करें। मेरे पापा कहते हैं डॉक्टर ईसा बहुत महंगे हैं, उनके पास नहीं जाना। बेटा इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान का सबसे महंगा डॉक्टर हूँ लेकिन और वजह सिर्फ एक ही है मैं बेटा, afford नहीं कर सकती हूँ। दवाई बेचता हूँ बस, सिर्फ ईमान नहीं बेचता, इसलिए महंगा हूँ। आपका मैं इलाज फ्री करूँगा, शर्त यह है कि एक दफ़ा आप अपने पापा के साथ आएँ। डन हो गया। डन। आपकी वजह से नहीं कर रहा हूँ, पापा की वजह से कर रहा हूँ। चले जी, जबरदस्त। अच्छा रूबीना, आप नंबर ले लो डॉक्टर साहब की इजाजत से, कंट्रोल रूम से आपका नंबर शेयर कर देते हैं, ठीक है? मैं ब्रेक लेती हूँ। और बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर साहब ने कहा आपका फ्री इलाज करेंगे। नंबर लीजिए, अपने बाबा के साथ आइए और सेहतमंद जिंदगी गुजारिए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड या ब्लड प्रेशर, इसके लिए अल्टरनेटिव मेडिसिन हर्बल में क्या आपके लिए ट्रीटमेंट मौजूद है, इस पर हम बात करें। डॉक्टर ईसा इस वक्त मौजूद हैं यहाँ काउंटर पर, कुछ हर्ब्स भी हैं। रानी आपा भी आपके साथ रेमेडीज़ शेयर करेंगी। सो डॉक्टर ईसा स्टार्ट करते हैं रेमेडी। अच्छा, पहली रेसिपी मैं शुगर की बना रहा हूँ, ठीक है? और ये वो मेडिसिन है, मैं लोगों से इसलिए भी कहूँगा कि ये इंसुलिनिया प्लस के नाम से मेरी क्लिनिक पे दवाई मौजूद है। सही है। और बहुत घर पे बनाएंगे तो 200-300 रुपए बचाएंगे। ओके, चीजें वही हैं जो मैं डालता हूँ, राइट, तो आप घर पे बैठ के बनाएं। सही है। नंबर 1 आपको चाहिए चिरायता। चरायता, ठीक है, चिरायता मांग लें, चिरायता नेपाली मांग लें, बहुत कड़वा होता है लेकिन अच्छा होता है। सही है। तो ये आपको चाहिए 25 ग्राम। 25 साबित ग्राम इसलिए लाया हूं चिरायता कि दिखा सकूं। ठीक है, ये देखिए, ये आप 25 स्टिक्स ग्राम हैं, 25 चिरायता ले ग्राम लें। चिरायता। इसे कहते हैं बहीड़ा। बहीड़ा, हाँ जी, ये भी 25 ग्राम ड्राई ले लें। लेमन है ये। हाँ। बहीड़ा 25 ग्राम। ठीक हो गया, 2 चीजें हो गई। जामन की गुठली, ओके, यानी कि जामन की गुठली लेनी है, ये भी 25 ग्राम। ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई। चिरायता, बहीड़ा और जामन की गुठली। जामन के सीड या जामन की गुठली। करेला सूखा हुआ। ओके, ड्राई सूखा हुआ करेला आपने लेना है, ये भी आपको मिल 4 जाएगा। चीजें हो गई। 4 चीजें। गुड़मार, अभी रानी आपा बता रही थी, ये है गुड़मार। ये है गुड़मार बूटी। करेला 12 ग्राम, गुड़मार 12 ग्राम, और छठी चीज जौ तल्ख। जौ तल्ख तल्ख, थोड़ी जौ सी, तल्ख हाँ, कड़वी होती है, कड़वी तल्ख। होती है, ठीक। ये 6 चीजें हो गई, यानी कि और हमने ये भी 12 ग्राम लेनी है। तीनों चीजें 12 ग्राम, तीनों चीजें 25 25 ग्राम। जब इस सबको मिलाकर आप पाउडर बनाएंगे तो
ये शक्ल हो जाएगी। ठीक है। अगर आप टेबलेट लेते हैं, सपोज करें शुगर की 2, तो 1 चमची लेंगे सुबह नाश्ते से पहले, 1 चमची रात को खाने से पहले। राइट। पाबंदियां जो मैंने 5 बताई थी वो आप करेंगे साथ। सही। उसमें 3 बता चुका था, चौथी बता रहा हूं कि गंदुम की डायरेक्ट रोटी ना खाएं। सही। आप गंदुम 1 किलो ले लें, 2 किलो जौ का आटा ले लें, सही। इसको मिक्स कर लें, क्योंकि अमूमन लोग नहीं जानते हैं कि 1 रोटी सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को अगर आपने 3 भी खाई है तो 6 चम्मच तो वैसे ही आप चीनी के ले चुके हो। 1 रोटी में 2 चम्मच चीनी के बराबर वो कार्बो है ना, ठीक है। कार्बो कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज बनाएगा। सही। तो हम क्या करेंगे, 1 चमची सुबह शाम लेंगे। अल्लाह ताला ने चाहा आप चेक करते रहिएगा, महीने के अंदर डॉक्टर से मशवरा कीजिएगा, जब आपकी कंट्रोल हो जाए आपको गोलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबरदस्त। तो 1 किलो आटा गंदुम और बाकी 2 किलो जौ मिक्स करके वो आप आटा गूंद ले और उसकी रोटी आप इस्तेमाल। और 5वीं चीज जो थी वो वॉक है। वो वॉक है। अब वो जितना भी टाइम है लाजिम है, लाजिम है। आप बीमार नहीं है तब भी करें, और शुगर वाले के लिए तो लाजिम है। राइट। जबरदस्त। तो अब हम बना रहे हैं जी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के अब देखें ब्लड प्रेशर में भी ये होता है, अगर आप देखें अमूमन लोग इतनी लापरवाही अपने सेहत के साथ करते हैं, ब्लड प्रेशर होने के बावजूद भी, दवाइयां खाने के बावजूद भी वो कोताही करता है, चेक नहीं करता। वो अचानक जब शूट होता है तो पता चला जी वो हार्ट अटैक हो गया, फालिज हो गया। ये बड़ी बड़े प्रॉब्लम होते हैं इसी की वजह से। तो भाई अगर आप पेशेंट है तो खुदारा अपना ख्याल करें। और ये दवाई मेरी, इसको हम अपनी क्लिनिक में कहते हैं कार्डियम 90। कार्डियम 90 मेरे पास 750 रुपए की है, घर में बनाओ 400 में क्या बुराई है। बिल्कुल और चीजें भी वही है जो मैं डालता हूँ खुद। सही। 300 ये मैं रुपए लोगों चाहिए। को बता रहा हूँ कि घर में बनाओ भाई। ठीक है। ये है गुलाब की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां। ओके। रोज सूखी हुई, पेटल सूखे हुए। ठीक हो गया। ये हम Right. लेंगे 25 ग्राम। ओके। ये इसे कहते हैं जी कासनी के बीज। कासनी के बीज। हाँ, कासनी बोल देंगे, मिल जाएगा। ठीक है। इतना महंगा नहीं। 2 चीजें हो गई जी। 3rd चीज हो गई जीरा। जीरा। आपके घर में होता है सफेद जीरा ना, जो जी, हाँ, हाँ जी, ठीक सफेद है, जो जीरा, आप काला खाने में जीरा। इस्तेमाल करते हैं। एक काला भी होता है ना, इसलिए सफेद जीरा लेना है आपने। दूसरी चीज लेना छोटी इलायची। छोटी इलायची। अच्छा, right? ये 3 चीजें सब्ज जो इलायची। हैं जी। 25-25 ग्राम है। अब हम इसमें एक चौथी चीज जो डाल रहे हैं वो है इसरोल। असरोल। इसरोल, इसे छोटी चंदन भी कहते हैं। छोटी चंदन या इसरोल, दोनों नाम इसरोल, आप। हाँ जी। ये आपने डालना है इसमें 12 ग्राम, यानी कि 3 चीजें 25, 2 चीजें 25-25 ग्राम, गुलाब की पत्तियां 25 ग्राम, आपने डाला कासनी 25 ग्राम, छोटी इलायची 12 ग्राम, इसरोल 12 ग्राम और जीरा 12 ग्राम। इन चारों चीजों को जब मिक्स करके पाउडर बना लेंगे तो उसकी शक्ल इस तरह हो जाएगी। ठीक है। ये पाउडर ये आप आधी चमची सुबह शाम ले लें। अच्छा, अगर आपको ज्यादा अच्छा, ये भी खाने से पहले या खाने के बाद का मामला? कोई तो फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं रहा, आप कभी भी ले मतलब सकते हैं। बिफोर मील बेहतर होती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटे बाद भी खा लें। सही। लेकिन अगर खुदा ना खासा बढ़ा हुआ है तो ये ऐसी दवाएं हैं जिनका साइड इफेक्ट नहीं है। डब्बा खोलें, 1 चमची दोबारा खा लें, ओके। यानी कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। चेक जरूर करते रहें, आस्ता 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 आस्ता। लोग क्या करते हैं, जब ये शुरू करते हैं दवाइयां छोड़ देते हैं। भाई दवाइयां ना छोड़ें, ब्लड प्रेशर शुगर की दवाइयां ऐसे अचानक नहीं छोड़ी जाती सही। हैं। आप ये नेचुरोपैथी में जब जाते हैं तो आस्ता आस्ता खुद ही आपकी डॉक्टर मेडिसिन कम करा देता है। मशवरा जरूर करें, पाबंदी करें। और एक चीज और जो कि मैं समझता हूं, पाकिस्तान में अगर 100 लोग रहते हैं तो 90% लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं, सही। और 2% ने देखा होगा, तो 8 ने सिर्फ सुना होगा। इसे कहते हैं लाल मेथी। राइट। लाल मेथी, ये मैंने भी आज देखी है। रानी आप आपने पहले देखी हुई थी? जी मैंने देखी। आपने देखी। तो ये Definitely बहुत- आपका ताल्लुक है उन हाँ। चीजों से, तो ये मिलती लाल नहीं है हर मेथी जगह पे। मैं हमारे मुझे पास तो भी जैसे हम कहते हैं अल्लाह के हुक्म से ये देखिए। दुनिया की कोई जड़ी बूटी होगी इस होगी। तरह से होती है ये लाल मेथी। और इसका क्या इस्तेमाल है और इसका फायदा क्या है? ये अगर आपको पता चल जाता है अचानक कि लाल आप शुगर के पेशेंट हैं लेकिन बॉर्डर पे, ओके। 5.7 जो होता है, HbA1c HbA1c अगर कराते आपका- हैं तो 5.7 होता है। ये बॉर्डर पे तो आप आ गए, ठीक है। और 6 पे चले गए तो बॉर्डर पे झगड़ा शुरू हो चुका है। राइट। तो ऐसे लोगों के लिए ये सिर्फ 4 दाने सुबह निहार मुंह, सिर्फ 4 दाने? 4 दाने निहार मुंह गिन चबा के। लें। और अल्लाह के हुक्म से मैं 1 साल का टाइम नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 1 महीना। ये महंगी मिलती है? इतनी महंगी नहीं है, और कहाँ मेरे से पास इसलिए महंगी है, ये और जगह से मिलती नहीं। बहुत महंगे भाई डॉक्टर ईसा। अच्छा, तो फिर बाकी नॉर्मल पंसार से मिल जाएगी? नहीं, हर जगह नहीं मिलेगी। मिलेगी। तो इसके लेकिन- लिए आपको डॉक्टर ईसा से कांटेक्ट करना जहां से भी पड़ेगा। मिल जाए आप ट्राई करें, नहीं करें तो पूरे पाकिस्तान में जहां आप रहते हैं मैं घर तक पहुंचा दूंगा। और क्या चाहिए? घर पहुंचा के आते जी, हैं। 4 दाने जो है वो अपने मेथी के इस्तेमाल करने, अगर बॉर्डर लाइन पर, और अगर बढ़ चुकी है तो हाँ, अब ये है कि आप इंसुलिन पे हैं
तो ये दवाई जो मैंने बनाई थी ये भी खाएं, ठीक है। और साथ में इसको पीस कर कैप्सूल बना ले छोटे, ओके। एक सुबह एक दोपहर एक शाम। ठीक है। आस्ता आस्ता अल्लाह ताला ने चाहा कि आपकी इंसुलिन यूनिट कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, अब रानी आपा कुछ रेमेडीज आपके साथ शेयर करेंगी। कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो और बहुत प्यारी आप लग रही हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी कहिए। मेरा रानी आंटी से एक सवाल है। मुझे बहुत ज्यादा पैरों के ऊपर ना खुजली होती है और इतनी होती है कि मतलब कि खून रिसने लग जाता है। मैंने बहुत ज्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं, टोटके भी किए, मगर फर्क नहीं पड़ रहा। तो काइंडली आप रानी आपा से कहती हैं कि मुझे कोई अच्छा सा टोटका बताएं कि मेरी खारिश ठीक हो जाए, सिर्फ पैरों के ऊपर। आप साहेवाल से कॉल करें। ठीक है, बिल्कुल। मैं सलाइन को बताना चाहूँगी, शायद इन्होंने अभी डॉक्टर को नहीं दिखाया, ये इनको एक्जिमा है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा खारिश का होना और खारिश इस हद तक होना कि खून निकल आना, ये एक्जिमा है। हो सकता है कि आपकी ला इल्मी हो। मैं आपको यही कहूँगी कि आप डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज कराएं, वरना मेरे पास खारिश की दवा के नाम से एक दवा है, वो फ़ौरन से पेशतर मंगवा लीजिए, बहुत सस्ती है। और आप मेरा जो नंबर है यहाँ से नोट कर लीजिए और मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपके शहर में भिजवा दूँगी। अच्छा, रानी आपा से ज़रूर आप दवाई मंगाएं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर चेक इसलिए कराएं कि ये सोराइसिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, फंगस हो सकता है। लेकिन मीन टाइम पे रिलीफ के लिए आप फटाफट आप क्या करें कि वैजलीन जो हम बच्चों को लगाते हैं, बेबी वैजलीन, वो एक डब्बी मंगाकर उसमें आप 20 ml नीम का ऑयल मिक्स करके, ठीक है, और उस एरिया पर लगा दें ताकि इचिंग खत्म हो। राइट जनाब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जब रानिया पाएंगी तो मजीद इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ईसा, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।